नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हम लोग लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। 30 IMP मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जैसा कि मैंने बता दिया है आप लोगों को पहले भी कि 29 क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। 30 क्वेश्चन, 30th जो क्वेश्चन, 30वां जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप वीडियो को सही तरीके से देख रहे हैं कि नहीं, लास्ट तक देख रहे हैं कि नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं एक बात और कि बहुत बोला जा रहा है ये कि लॉकडाउन हो गया है और बहुत टाइम से लॉकडाउन था तो नौकरियां आने की संभावना बहुत कम है। तो इन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही गलत बातें हैं ये। और मेरी माने तो अब आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिल्कुल बहुत सारी एग्ज़ाम्स आने वाली है, बम्पर नौकरियां आने वाली हैं दोस्तों। और उसके लिए उन्हें क्लियर करने के लिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तैयारी अच्छी के लिए आप रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ते रहें, वीडियोस को देखते रहें। मैं बता रहा हूं आप लोग जो प्रश्न हम लोग आप लोगों को करवा रहे हैं केवल आप उतना ही पढ़ लें, लेकिन आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ें। और हम लोग भी रेगुलरिटी के साथ अलग अलग विषय के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हम लोग आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग भी खुद के लिए मेहनत करें, खुद के लिए रेगुलर पढ़ाई करें। 1 घंटा 2 घंटा रोज निकालें आप वीडियोस देखने के लिए, ताकि आप लोग की तैयारी जो है वो बिल्कुल नियमित तौर पे चलती रहे। और केमिस्ट्री के आज 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं दोस्तों हम लोग को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 29 क्वेश्चंस तक का मैं जवाब दूंगा, लेकिन 30वां क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए रहेगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट आप वीडियो को भी करते हुए चलें दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि रात का दर्द है दिन ये जाने को है, रात का दर्द है दिन ये जाने को है, मेरी दहलीज पर कोई आने को है, और शाम थोड़ी तसल्ली जरा और कर, एक जुगनू अभी जगमगाने को है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं कि तेल कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। फटाफट बताएंगे दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जल, तेल, गैस। सबसे पहले जल होता है, फिर तेल होता है और फिर गैस होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फ्लिंट कांच में होता है। फ्लिंट कांच में क्या होता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट जो है वो फ्लिंट कांच में होता है दोस्तों। बोरेक्स, बोरेक्स का यहाँ पर आया है। बोरेक्स दोस्तों जो पाउडर रहता है, आप लोग जब कैरम खेलते हैं तो जो आप पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं बोरेक्स पाउडर। दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि बोरेक्स का केमिकल नेम क्या है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका केमिकल नेम जो रहता है वो सोडियम सोडियम टेट्रावोरेट डेकाहाइड्रेट, टेट्रावोरेट डेकाहाइड्रेट, ये याद रखिएगा आप दोस्तों कि इसका जो केमिकल नाम रहता है वो सोडियम टेट्रावोरेट डेकाहाइड्रेट रहता है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पोटेशियम कार्बोनेट और लेड सिलिकेट का मिश्रण होता है उसे ही फ्लिंट कांच कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों प्रिज्म तथा लेंस बनाने में किया जाता है। ये आप लोग इसका यूज़ में पढ़ सकते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशंस रहती हैं उसमें ये आप देख सकते हैं कि इसका जो यूज़ किया जाता है वो आपका प्रिज्म और लेंस बनाने में किया जाता है। प्रिज्म और लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु। सोने में सबसे ज्यादा क्या मिलाया जाता है जब आभूषण बनाते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तांबा सबसे ज्यादा मिलाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों त्वतांतरण। त्वतांतरण जो यानी कि ट्रांसमुटेशन। ट्रांसमुटेशन जो प्रोसेस है वो आपको एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलने के लिए होती है, वो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन यानी कि त्वतांतरण। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ यूज की जाती है। दोस्तों एक तो रेडियो में यूज की जाती है और इसका एक यूज जो है वो रेडियम में भी किया जाता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये बन सकता है कि जो रेडियम है
उसकी खोज आपकी किसने की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों वाला क्वेश्चन है। बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी जो है, ये नाम आपने सुना होगा। मैडम क्यूरी जो है वो उन्होंने रेडियम की का इन्वेंशन किया था, रेडियम की खोज की थी दोस्तों। तो अब एक चीज़ यहाँ पर है कि जो रेडियो है, रेडियो में भी आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो जो रेडियो है आपका, वो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। मतलब जो रेडियो सक्रिय तत्व जो रहता है, हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है तो उसमें जो रेडियो रहता है वो सक्रिय तत्व रहता है। उसमें लेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, लेड ही उसमें एक अंतिम उत्पादक रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु। फटाफट, सबसे पहले मानव ने क्या इस्तेमाल किया था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले वो तांबा इस्तेमाल करता था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, श्वेत फॉस्फेट या श्वेत फॉस्फेट यानी कि व्हाइट फॉस्फेट जो है वो रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पानी में। जो श्वेत फॉस्फेट रहता है वो पानी में रखा जाता है, क्योंकि वो पानी में घुलता नहीं है, अघुलनशील रहता है। हाँ, और अगर हम इसको श्वेत फॉस्फेट को हवा में रखेंगे तो वो स्वतः जल जाएगा। जो आपका पानी में अगर रखोगे तो नहीं जलेगा। श्वेत फॉस्फेट पानी में अघुलनशील रहता है, लेकिन वहीं अगर आप उसे हवा में रखते हैं तो वो जल जाता है। ऐसे ही आप सोडियम का ध्यान रखिएगा। सोडियम को जो है वो दोस्तों केरोसिन में रखाया जाता है। सोडियम हमेशा कहाँ में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाएगा। अगर आप उसको हवा में निकालोगे तो वो फट जाएगा, या फिर आप उसको पानी में डालोगे तो फट बोला जाएगा। आप लोगों ने किया होगा 11th-12th केमिस्ट्री में, ये प्रैक्टिकल रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, लोहे का शुद्धतः रूप क्या है? आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो बच्चों वाला प्रश्न है दोस्तों, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए फटाफट इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर है दोस्तों पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म रहता है आयरन का। इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 0.12 से लेके 0.25% तक होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन यानी कि प्योरिफिकेशन किस प्रक्रिया से होता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीनीकरण जो है, क्लोरीनिफिकेशन बोलते हैं जिसको, क्लोरीनिफिकेशन से जल का प्योरिफिकेशन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? उसका क्वथनांक होगा, फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। वात्य भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अपचयन यानी कि रिडक्शन के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फेल्सपर अयस्क है। फेल्सपर अयस्क है, किसका अयस्क है वो? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फेल्सपार जो है वो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। यहाँ पर हमको ऑप्शन दे रखा है मैग्नीशियम, कैल्शियम और तांबा, तो ये सब रॉन्ग आंसर है दोस्तों। इसका उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि एफिनिटी रहती है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों रेडान की जो शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता रहती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे यानी कि सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है। फटाफट बताएंगे कि किसकी पहचान सॉफ्ट एक्सरे द्वारा की जा सकती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नकली सिक्कों को असली सिक्कों से पहचान दिलाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसे सॉफ्ट एक्सरे कहते हैं। दोस्तों इसमें जो तरंग निकलती है, जो रेज निकलती हैं, वो उनकी जो स्पीड रहती है वो रहती है 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड से लेके 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड तक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बीज बोते समय सामान्यतया काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है, क्या होता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। नाइट्रेट होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चे जब थे हम लोग तब से पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर है दोस्तों हीलियम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है हमारे पास, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे। इसका उत्तर है मिट्टी के तेल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा जाता
है? फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण जो रहता है आपका, उससे खाद्य तेलों को वनस्पति घी में प्रक्रम किया जाता है दोस्तों। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डिस्टिलेशन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कोयले के जलने से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। पाइरेक्स कांच मुख्यतः है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उष्मा प्रतिरोधी कांच। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण है। फटाफट बताएंगे कि अर्ध संश्लेषित पेनिसिलिन का एक उदाहरण जो है वो क्या है? उसका उदाहरण है दोस्तों एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन इसका उदाहरण है दोस्तों। अब दोस्तों पेनिसिलिन का जहां पर नाम आता है तो पेनिसिलिन का नाम आते ही एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो ये बच्चों वाला प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अम्लीय विलयन का पीएच होता है। चलिए फटाफट बताएंगे कि क्या होता है अम्लीय विलयन का पीएच इनमें से। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ये भी बच्चों वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए कि 3 इसका अम्लीय विलयन का पीएच होता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 10 तक, तो पीएच जब न्यूट्रल यानी कि उदासीन जब होता है वो 7 पे रहता है, तब आपका उदासीन रहता है यानी कि न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब 0 से 7 तक रहेगा तो उसके बीच में वो अम्लीय यानी कि एसिडिक बिहेवियर जो है वो आपका शो करने लग जाएगा। और जब आपका 7 से लेके 10 तक रहेगा तो वो आपका बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय व्यवहार करने लग जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, धातु की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति क्या होती है? वो बिल्कुल उदासीन होती है यानी कि न्यूट्रल होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है क्या? पैदा करती है? तो वो पैदा करती है जल। जब आपकी वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगेगी यानी कि जब उसका ऑक्सीडेशन होगा, एक तरीके से जलना मतलब कि ऑक्सीडेशन होना, तो वो आपका बनाएगी 2H2O यानी कि वाटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हम निम्नलिखित एक संश्लेषित दवा है। फटाफट बताएंगे इनमें से कौन सी संश्लेषित दवा है? ये है एस्पिरिन, एक संश्लेषित दवा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हेक्साब्लेड बने होते हैं। हेक्साब्लेड किससे बने होते हैं? चलिए उच्च कार्बन इस्पात से बने होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमलगम में रहता है। अमलगम में से इनमें से क्या रहता है? तो हम लोग बच्चे से थे तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अमलगम में मरकरी पारा होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं यानी कि एसिडिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। जो अधातु है उनके ऑक्साइड जो है वो हमेशा एसिडिक रहेंगे, और आपके जो धातु रहेंगी, जो मैटर रहेंगे, जो पदार्थ रहेंगे, उनके जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? आपके वो रहेंगे क्षारीय यानी कि बेसिक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरे फलों को पकाने के लिए काम में आने वाली लाई जाने वाली गैस का नाम फटाफट आप बताएं। उसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर है दोस्तों एथिलीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण जो है इनमें से किसका होता है? धुआं से, सल्फर डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से या कार्बन मोनोऑक्साइड से? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड से सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न है यानी कि आप लोगों का प्रश्न है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आखिरी प्रश्न का जवाब दिया। तो आप लोगों के लिए प्रश्न ये रहा कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? फटाफट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। ये
प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं केवल और केवल इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं आप लोगों की तैयारी कहां तक है, कहां तक आप वीडियो को देख रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से आप तैयारी कर रहे हैं आने वाली एग्जाम्स के लिए। चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो। बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।